सिलगुरी शहर में नीता जी अपने पति मुकेश और बेटे अनंत के साथ रहती हैं। यूं तो नीता जी बहुत ही मॉडर्न और आउटगोइंग है। जींस, स्कर्ट्स, हाई हील्स, नूडल स्ट्रैप ब्लाउजेस और क्या कुछ नहीं पहनती वो। पर एक चीज़ से उन्हें बेहद खौफ है, नज़र। वो दिन भर कुछ न कुछ टोटका पूछती या करती रहती, जिससे उसके और उसके परिवार को नज़र ना लगे। अरे वो तो काजल भी मोटा सा पहनती थी आंखों के नीचे। कोई देखेगा तो सोचेगा कि बेचारी रो रो कर आई है। आया ना चक्कर सुन के। अब सोचिए घर वालों का हाल क्या होगा। चलिए आइए दिखाई देते हैं आपको। एक दिन आनंद, अरे ओ आनंद, यहाँ तो आना। ओफो मम्मी, मैं अपने लिए घड़ी देख रहा हूँ, क्या हुआ अब? तेरे लिए लड़की देखी है मैंने। लड़की? मेरे लिए? हाँ आया मम्मी। और आनंद दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आता है। बताओ मम्मी, एक कौन, क्या, कैसे, किधर, कब? बताओ कैसे निकम्मी औलाद है, लड़की शब्द सुनते ही कैसे भागा चला आया। खैर ये देख, ये है अंजलि, बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी लड़की है। ये दिन भर मुस्कुराती रहती है और सबको जय श्री कृष्णा कहकर ही मिलती है। तो कहे तो बात चलाओ। नेकी और पूछ पूछ, ऑफ कोर्स मम्मी, बात चलाओ ना। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गई है, लगता है मैं प्यार में पड़ चुका हूँ इसके। हाँ, ये 108वीं बार प्यार में पड़ा है तू। खैर करती हूँ इसके घर वालों से बात। तभी अनंत का फ़ोन बजता है। हाँ आकाश, क्या कर रहा है? अच्छा अरे मैं तो तेरी भाभी। अनंत चुप हो जा, याद नहीं मैंने तुझे क्या समझाया था? अरे मम्मी, आकाश ही तो है, भाई जैसा है वो। जो भी हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ भी बताने की, जब तक मैं ना बोलूं। अच्छा ठीक है। फिर अनंत चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने। अरे आनंद, तूने बताया नहीं कि क्या कर रहा था? फ़ोन पे आंटी जी ने तो ज़ोर से कुछ कहा और मैंने तो डर के मारे फ़ोन ही रख दिया। अरे वो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। वो बता ना। अरे क्या भाइयों को भी नहीं बताएगा क्या तू? अरे ऐसी कोई बात नहीं है हो रही, बस मम्मी ने मना किया है बताने से। ठीक है ना, बता, हमें क्या, हम भी आज से तुझसे बातें छुपाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, बताता हूँ मैं ना संडे को एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी है वो, उसका नाम अंजलि है। सुना है बहुत सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की है, और स्माइल तो। अरे फ़ोटो दिखाना भाभी का, अब क्या ज़ुबान ही पूरा स्केच बना देगा? अनंत अपने इंस्टाग्राम से उसका फ़ोटो दिखाता है। मस्त है यार, काश ये मेरी नहीं तेरी भाभी होती। अरे चुप कर, वरना दूंगा उल्टे हाथ का खींच के। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चल मिलते हैं। हाँ। और इसी के साथ आकाश और ओरी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनंत घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ कहती है, अनंत देख क्या हुआ है। हाय, ये अनहोनी हमारे साथ ही होनी थी भगवान। क्या हुआ मम्मी, पापा को कुछ हो गया क्या? पापा पापा! अरे चुप कर नालायक, मैं ठीक हूँ। अरे अनंत बेटा, वो अंजलि वो भाग गई घर से, अब शादी कैंसिल। हैं? पर ऐसे कैसे माँ? जरूर किसी की नजर लगी है। तू सच सच बता, तूने किसी को भी बताया था क्या उसके बारे में? ये तेरी ही करतूत है, मैं जानती हूँ। अरे माँ, किसी को भी नहीं। क्या कह रही हो तुम? सीधे सीधे बोल, वरना आज तो तुझे मार पड़ेगी मुझसे। अच्छा बताता हूँ, मैंने सिर्फ आकाश और ओरी को बताया था। क्या? आकाश और ओरी? हे मेरे राम, मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी लगती है। देखा, ये ओरी ने जरूर सबको जाके बताया होगा इसके बारे में। वो कहाँ चुप रह सकता है। अब देख ले, लग गई ना नजर। अरे माँ प्लीज, नजर वजर कुछ नहीं होता है। हाँ बेटा, माँ की बातें तो तुझे फालतू लगती है। अगली लड़की के बारे में तो मैं तुझे भी नहीं बताऊंगी, सीधा मंडप में ही मिलाऊंगी उससे। व्हाट नॉनसेंस माँ। हाँ, ये नॉनसेंस वॉनसेंस ही सबसे सेंस वाली बात है, समझा? आया बड़ा लाड साहब, चले अपनी जिंदगी का प्रचार करने सबके सामने। अब मुझे कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। अगले दिन, आनंद, ओए आनंद, इधर आ जल्दी। क्या है माँ, क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो? तभी नीता जी एक बड़े से बर्तन को लेकर आती है। बर्तन में खूब सारी लाल मिर्ची जलाई हुई थी, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं हो गया था। अनंत को जोर से खांसी आने लगती है। माँ अरे माँ, क्या कर रहे हो माँ? जला रही हूँ, भगा रही हूँ, मार रही हूँ। किसे? मुझे? अपनी इकलौती बेटे के मार दोगी?
अरे नजर को, बुरे साए को, काले जादू को, टोना टोटका को। माँ ऐसा कर दे रही तो मुझे ही मार दोगे। नीता जी फिर भी बाज नहीं आती। कभी नमक का उपाय, कभी नींबू मिर्ची का टोटका, या फिर पंडित जी से इलाज करवाना। नीता जी वो सब करती जिससे नजर ना लगे। एक दिन, सुना नंद, तेरी शादी फ्राइडे को है, तैयार हो जाना और टाइम पर आ जाना। मेरी क्या? शादी। और ऐसे हो जाती है अनंत की शादी। भला किससे? अंजलि से? ना 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 ना, उसकी शादी होती है उसकी छोटी बहन राधिका से। शादी होने के बाद, राधिका चलो पैकिंग कर लो, हम कल बाली जा रहे हैं घूमने। बाली? वाह, मैं अभी सबको फ़ोन करके बताती हूँ। बता देना, पर ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। पर वहाँ पहले से ही नीता जी खड़ी थी। वो ज़ोर से कहती हैं, बाहो, खबरदार तूने किसी को भी कुछ बताया तो ट्रिप के बारे में वापस आकर बता देना, ठीक है? अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई तुझे कुछ फ्री में रहना या खाना पीना देगा। फ्री में आएगा तो वो है नज़र। ओह माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? नज़र वज़र ना कुछ नहीं होता। वैसे भी अगर नज़र इतना ही कुछ नुकसानदायक होता तो हमारी शादी में कुछ गड़बड़ नहीं होती क्या? हुई थी, पर तुम्हारे बाबूजी ने बताने से मना किया था। पहले वाले पंडित जी ने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया था। कोई मिसेस अंबानी की शादी पर बुलाया था उन्हें, और हलवाई भी लास्ट मिनट पर बीमार पड़ गया था। तो हम पूरा समय नया पंडित और नया हलवाई ढूंढ रहे थे। तुम लोगों को भनक नहीं लगने दी, वरना तुम लोग परेशान हो जाते। खैर, नज़र से बच के रहो राधिका बहू। आई डोंट केयर, मेरी खुशी है, मैं तो सबको बताऊंगी। और ये कहते कहते राधिका अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने टिकट्स के फ़ोटो डालकर लिखती है, गोइंग टू बाली। और ये हो गई अपलोड। बस 5 दिन इन बाली। मगर अगली सुबह ये क्या, दोनों जैसे तैसे पहुंचते हैं एयरपोर्ट, और वहाँ पर पता चला, सर मैम आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है। है? मिस हो गई? कैसे? हमारी फ़्लाइट तो 5 बजे की है और अभी तो 12 बज रहे हैं। हाँ, पर आपकी फ़्लाइट कल की थी। आपने तो कहा था आज की फ्लाइट है। हाँ, फ्राइडे 15 तारीख। वो कल था, 15 तारीख कल थी। आज की फ्लाइट का देखिए ना। आज की फ़्लाइट तो बुकड है, पर 2 सीट्स अवेलेबल है, बस 50,000 में 50,000? ईच। एक टिकट का 50,000। चलो जी वापस घर। इतने में तो मैं बाली से पूरे साल का शॉपिंग कर लूँ। अच्छा ठीक है चलो। पूरे रास्ते अनंत उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो कहाँ मानने वाली थी। घर जाकर, हैं तुम लोग? हाँ माँ, प्लीज़ जल्दी अंदर चलो। अरे क्या हुआ? और ये बहू का चेहरा इतना लाल क्यों है? आंखें सूजी सी। माँ जी ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। इन्होंने कल 15 तारीख की फ्लाइट बुक की थी और आज लेकर गए। बताइए, ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे अरे शांत हो जा। देख बहू, बुरा मत मानना, पर मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि फ़ोटो अपलोड मत करना। देखा, अब लग गई ना नज़र। माँ जी प्लीज़, पहले ही मूड खराब है, ऊपर से आप और आपके ये ताने खत्म ही नहीं हो रहे। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और तुम अनंत आज रात हॉल में ही सोओगे, समझे? ये कहकर राधिका सोने चली जाती है। अगले दिन माँ जी ये अब क्या करें? ओम भगवशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अरे राधिका रहने दो, मम्मी को नज़र उतारनी होती है रोज़। हे राम, ठीक है, मैं तो पार्लर जा रही हूँ। राधिका पार्लर जाती है और वहाँ पर हेयर कट करवाते वक्त वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। बात करते करते वो बताती है कि वो हेयर कलर करवा रही है, वो भी लेटेस्ट बालियास करवा रही है थोड़ी देर में। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मेरे हेयर वॉश कर दीजिए ना, अगर कलर का काम हो गया हो तो। मगर ये क्या, उसके बाल हो जाते हैं संतरी रंग के। हाँ, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मुझे कटरीना लगना था, कद्दू नहीं। मैं घर कैसे जाऊँ? आप लोग इसे ठीक करिए अभी। मैम वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पर हम अभी तुरंत इसे नहीं छू सकते हैं। 1 हफ्ते बाद आइएगा आप, हम आपके बाल फ्री में ही ठीक कर देंगे। 1 हफ्ता? ओ माय गॉड, अब मैं घर कैसे जाऊँ? रोते रोते राधिका घर जाती है। घर पहुंचकर, अरे राधिका अब क्या हुआ? मैं जब भी दरवाज़ा खोलती हूँ तो रो रही होती है। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी लगती है? नहीं मम्मी जी, पर। और ये कहकर राधिका अपने बाल दिखाती है।
हे भगवान, ये कैसे हुआ? बहुत सच सच बताना, तूने फोटो तो नहीं डाली थी ना कहीं पर? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये नजर कैसे लग गई? मम्मी जी, नजर वजर का कुछ नहीं होता। मैंने सबरीना, मीना, चिंकी, शैला, रूही, ऐश इनको बताया था कि मैं नया हेयर कलर करवा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया। रुक, मैं देखती हूँ। तभी सास जाती है अपने कमरे में। वो एक चमकीला सा पत्थर लाती है जो एक धागे से बंधा था। वो अपनी बहू के चारों ओर घुमाती है और फिर कहती है, नजर, बहुत ही भयानक नजर। बस करिए ना मम्मी जी, नज़र नज़र नज़र, हर बात नज़र से ही होती है क्या? कल को मैं मर गई तो वो भी नज़र की वजह से हो जाएगा क्या? अरे बहू, शुभ शुभ बोला कर पगली। अरे क्या कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी जी प्लीज़, आई एम टायर्ड नाउ, मुझे और परेशान मत कीजिए। ये कहकर राधिका चली जाती है। अगले कुछ दिन नीता जी भी घर में कोई नज़र का टोटका नहीं करती। एक दिन, अरे नेताजी, आजकल आप हवन और टोटके नहीं करते? अब क्या बताऊं, अब सबको इससे दिक्कत होती है तो मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती। बच्चे भी बड़े हो गए, उन्हें परेशानी होती है इस सब से, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन छोड़ ही देती हूँ ये सब। ऐसा भी नहीं है नीता, विश्वास करना अच्छी बात है पर अंधविश्वास नहीं। देखिए मुकेश जी, मैं आपकी बात से हमेशा सहमत होती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। आप भी जानते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई परेशानी हुई है, ये नज़रबान ही काम आया है। आप जब तक सबको नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते थे, नज़र लग जाती थी। फिर जब आपने मेरी बात मानी और चुप रहने लगे, तब से देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अगर आपको भी ये सब ढकोसला या अंधविश्वास लगता है तो कोई ना, लेकिन एक दिन आप सबको सब समझ में आ ही जाएगा। और ऐसे ही दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, और एक दिन अचानक से, माँ, पापा, यहाँ आइए आप सब। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, क्या हुआ? सब खैरियत? तभी पीछे से राधिका आती है, शर्माती हुई, नीचे देखते हुए। माँ, डैड, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। क्या? बहू, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आनंद, जा जाकर मिठाई लेकर आ। हाँ हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। आनंद भागते हुए जाता है। वहाँ उसे अपने पुराने दोस्त आकाश और ओरी मिलते हैं। और कैसा है भाई, सब ठीक है ना? हाँ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सब बढ़िया बढ़िया, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम दोनों चाचू। ओके बाय। ये कहकर आनंद चला जाता है। पीछे से आकाश और ओरी, यार, यहाँ हमारी शादी नहीं हुई और इसको बच्चा भी हो रहा है। आई स्वेयर यार। खैर, मैं बाकी के लोगों को भी बता कर आता हूँ। ये कहकर ओरी अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर देता है। जहाँ अनजाने में अनंत ने ये बात सबको बता दी, वहीं राधिका ने भी अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को, घर वालों को और दूर के रिश्तेदारों तक को ये बात बता दी थी। जब अनंत आया तब, मुकेश जी, आनंद, राधिका, सब यहाँ आइए। जी जी माँ। हाँ जी माँ जी। मैं जानती हूँ तुम लोग ये नज़र वज़र में विश्वास नहीं रखते, पर अब बात मेरे घर की है और मैं नहीं चाहती कि बहू या बच्चे को कोई भी बुरी नज़र लगे। इसलिए आप सब कम से कम 3 महीने के लिए चुप रहिएगा प्लीज़। अब मैं इससे आगे कोई इफ़ एंड बट नहीं सुनना चाहती हूँ। ये मेरा हुक्म नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। अनंत और राधिका एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उन दोनों ने तो सबको पहले ही बता दिया, पर वो दोनों शांत रहते हैं अपने कमरे में आकर। अनंत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने तो सबको बता दिया, अब क्या करें? अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा बीबी, मैं हूँ ना, हम लोग देख लेंगे। ये नज़र वज़र कुछ नहीं होता है। आई होप सो अनंत, मुझे ना अब सच में टेंशन हो रही है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अनंत और राधिका भी नीताजी की कही बात को भूल जाते हैं और अपने आने वाले बच्चे की तैयारी में लग जाते हैं। 7 महीने बाद राधिका कहती, मम्मी जी, मैं ना एक बेबी शावर पार्टी रखना चाहती हूँ। है? शावर क्या? ओहो मम्मी, शावर मतलब वो नहाने वाला शावर नहीं, बेबी शावर मतलब जैसे गोद भराई होती है ना, वैसे। अरे वाह वाह, गोद भराई, क्यों नहीं। मैं अभी पंडित जी को फ़ोन लगा देती हूँ और कुछ मंदिर की औरतों को भी बुला लेती हूँ अच्छे से, पर थोड़ा छुप कर हम ये काम कर लेंगे, ठीक है? मम्मी, वो नहीं होता ये गोद भराई में लड़का और लड़की के दोस्त और कुछ रिश्तेदार वो सब आते हैं। हम सब पार्टी करते हैं और सब होने वाली माँ और बच्चे को गिफ्ट देते हैं। अरे ना 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 बेटा, प्लीज़ ये सब मत करना। इतना स्ट्रेस बहू के लिए अच्छा नहीं है और दुनिया को इतना झतलाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चा हो जाए फिर कर लेना जितना पार्टी वार्टी करना हो। उफ़ो मम्मी जी, आपको तो हर बात में हमेशा ना ना ही बोलना होता है। आप कभी किसी चीज़ में हामी क्यों नहीं भर सकती हैं? और बच्चे के आने के बाद मैं उसका डायपर बदलूं या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूं?
इस बारे में मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूँ। मैं ये पार्टी रख रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। और इसके आगे नीता क्या ही बोलती। दोनों बहू बेटे की खुशामदी की प्रार्थना करते हुए वो हाँ में सर हिलाकर चली जाती है। 2 हफ्ते बाद दोनों एक शानदार पार्टी रखते हैं जिसमें वो कई लोगों को बुलाते हैं। पार्टी में ओहो राधिका, ग्लो तो देखो, लगता है लड़का होगा। हट पगली, हमें तो लड़की चाहिए राधिका जैसी सुंदर। काश मेरी भी गोद भराई हो जाए जल्दी। हाँ हाँ जल्दी भर जाएगी, डोंट वरी। वैसे राधिका, तुमने बच्चा थोड़ा जल्दी नहीं कर लिया? वो क्या है ना, ये प्लान नहीं था इसलिए जल्दी हो गया, वरना मैं और अनंत तो अगले 2 साल तक बेबी का प्लान ही नहीं करने वाले थे। ऐसे ही पूरी शाम राधिका घूम घूम के सबसे मिलती है, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाती है और सबके हाथों से केक भी खाती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद वाह क्या पार्टी थी ना आनंद, मज़ा ही आ गया। हाँ सच में पार्टी बहुत अच्छी रही। काश मम्मी जी और पापा जी भी आते, पर क्या करें, वो तो अपनी नज़र वाली बात पर ही टिके हुए हैं। कोई बात नहीं यार, छोड़ो, चलो अभी हम सोने चलते हैं। कुछ दिनों के बाद राधिका कुछ पढ़ रही थी कि अचानक ये गीला गीला क्या महसूस हो रहा है? तभी नीता जी भी वहाँ आती है। ये ले बहू, ये क्या हुआ है बहू? बहू, माँ जी, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, क्या हुआ है? बहू ये खून। ए जी सुनते हो, राधिका को हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी, और आनंद को फ़ोन लगाओ। सब हॉस्पिटल भागते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि राधिका का बच्चा गिर गया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अंदर राधिका भी पेशेंट रूम में रो रही थी। ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हुआ मम्मी पापा? मैं क्या करूं? मेरा तो घर पहले ही उजड़ गया। मम्मी जी ये क्या हुआ? भगवान ने मेरी को क्यों सुनी कर दी? ऐसे कैसे हो सकता है? हौसला रखो बच्चों, इतना मत सोचो। नीता तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या ही बोलूं, यहाँ सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बस बेफालतू के टोटके करती हूँ, छुपाती रहती हूँ बातें। अरे तुम लोगों से एक बात नहीं छुपती क्या दोस्तों से? माँ बाप से तो लाख चीज़ें छुपा लेते हो, घूमते हो, पार्टी करते हो। मैं पार्टी के हक में इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई किस पर भरोसा कैसे कर सकता है। पर नहीं जी, मॉडर्न ज़माना आ गया है। अच्छा ये बता, मैंने बाली के समय फ़्लाइट की टिकट पोस्ट करने से मना किया था ना, क्या हुआ फिर? फालतू के रीजंस की वजह से फ़्लाइट मिस हो गई। फिर बहू के बाल, और सबसे बड़ा ये बेबी शावर। पता नहीं ये विदेशी बनने का इतना शौक क्यों है आजकल सबको। अरे करती होंगी एक्ट्रेस और मॉडल बेबी शावर और फोटोशूट, हमें क्या पता वो घर पर उपाय करती होंगी या नहीं। और मुझे तुम लोग हमेशा नज़र वज़र कुछ नहीं होता कहकर चुप करा देते हैं। मैं माँ हूँ और तुम लोग मुझे चुप कराते हो, तो लो हो गई चुप। ये सुनकर अनंत और राधिका की आंख में होते हैं आंसू। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं समझ गई अपनी गलती। माँ मुझे भी माफ़ कर दो, हमें समझ में आ गया कि नज़र वज़र सब कुछ होता है। नीता दोनों के आंसू पोंछती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, अनंत राधिका, मैं कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहूँगी, खास करके तुम्हारा राधिका। नजर ना लगे बहू। अनीशा एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ लोग कायदे से ही बातें करते और रहते थे। बेफिजुल का बोलना या मजाक करना किसी को भी पसंद नहीं था। इसीलिए अनीशा के नेचर में भी वही चीजें आई। अनीशा 28 साल की हो चुकी थी, जिस कारण उसके परिवार वालों ने एक अच्छी घर का रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। अनीशा हितेन का हाथ पकड़े अपने ससुराल की चौखट लांघती है कि उसकी ननद कहती है, वाह भाभी, आप और भैया एक साथ दरवाजे से अंदर आ गए। आई कांट बिलीव दिस। लगता है शादी के लिए काफी वेट लॉस कर लिया है आपने, वरना आपकी जो पिक्चर्स रिश्ते के लिए आई थी ना, उसे देखकर तो मुझे लगा था दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। क्या? मैं समझी नहीं दीदी, आपने ये क्यों कहा कि दरवाजा तोड़ना पड़ता? मैं इतनी मोटी हूँ क्या? अरे बहू, तू भी क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रही है? ये तो कुछ भी बोलती है, बच्ची है। अपने गृह प्रवेश के वक्त ही अपनी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। आखिरकार अपने ससुराल में उसका पहला दिन था और पहले ही दिन वो सभी के सामने बुरी नहीं बन सकती थी। अनीशा इस बात को पायल का मजाक समझकर भूल जाती है। अगली सुबह पायल 6 बजे से ही अपने भाई और भाभी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगती है, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। फिर 8 बजे के लगभग अनीशा तैयार होकर कमरे का दरवाजा खोलती है। आप कौन है? मैं तुम्हारी भाभी।
क्यों, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? अरे वो मेकअप नहीं लगा हुआ है ना भाभी, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। तू भी ना पायल, मैं भी एक बार के लिए सोचने लगी कि अचानक तुझे क्या हो गया, अपनी भाभी को कैसे पहचान नहीं पा रही। पर मानना पड़ेगा, मजाक अच्छा कर लेती है तू। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तगड़ा है तेरा। क्या तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर? इस तरह कौन अपनी भाभी से बात करता है? पायल, उसका इस घर में पहला दिन है और उसे कंफर्टेबल कराने की जगह तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। माफ़ी मांगो अपनी भाभी से, देखो कैसे घबरा गई है। अरे वो क्यों माफ़ी मांगेंगी? अरे बच्ची है ये। ना लाडो, अपने पापा की बात को ना अपने दिल से मत लगा। जा अपने कमरे में जा बच्चा। वैसे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पिछले 2 घंटे से पायल तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी, पर तूने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो मैं बताना भूल गई थी मम्मी। पता है, रात को भाभी और भैया के कमरे से ना जोर जोर की लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी, मानो दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हो गई हो। लगता है इसी कारण भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। एक बार तो मैंने भाभी को ये कहते भी सुना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब क्या बोल रही हैं आप पायल दीदी? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो तो थकावट के कारण मेरी आंख नहीं खुली और कुछ नहीं। एक रात में ऐसी क्या बात हो गई बहू? हितेन ने कुछ कह दिया हो तो लगाओ एक खींच कर उसे। पायल की बात सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देखकर अनीशा बहुत घबरा जाती है। तभी पायल जोर जोर से तालियां मारकर हंसने लगती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लुक एट योर फेस भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मैं कमरे में जाती हूँ। ऐसा मजाक? अभी मेरा कलीजा मेरे मुंह को आ जाता। अरे जाने दे बहू, ज़्यादा दिमाग मत लगा। बच्ची है वो, कुछ भी बोल देती है, जाने दे। पायल को बचपन से ही अजीबोगरीब किस्म की मजाक करने की आदत थी और उसकी इस मजाक का शिकार हर बार कोई ना कोई बनता ही रहता था। अब उसके घर में आ गई थी उसकी प्यारी भाभी अनीशा। वो हर रोज़ उसकी मजाक का शिकार बनती रहती। अनीशा जब भी उसकी हरकतों के बारे में अपनी सास को कहती तो मधु हमेशा अपनी बेटी की ही साइड लेती और सभी का मुंह चुप करा दिया करती, जिस कारण पायल की इन हरकतों में इजाफा होता जा रहा था। अब तक ये कांता क्यों नहीं आई? पर्व के त्योहार के वक्त इसे देरी करनी होती है। ये आज आएगी भी कि छुट्टी है? इसने कुछ कहा भी नहीं था। आपसे कुछ कह कर गई थी क्या मम्मी जी वो? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कांता कह कर गई थी कि वो आज नहीं आ पाएगी। पायल अनीशा को झूठ कह देती है, जिसके कारण अनीशा को बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब खुद करने पड़ते हैं। और सब काम करके जैसे ही अनीशा सोफे पर बैठती है तो सामने देखती है कांता दरवाजे पर खड़ी। तू तो नहीं आने वाली थी ना? तू दी से कह कर गई थी ना कि तू नहीं आएगी। अब भी ना भाभी, किसकी बातें मान रही हो? पायल दीदी को तो हमेशा से मजाक करने की आदत है। मैंने सुबह फ़ोन करके बताया था कि मुझे आने में देरी होगी, और पता है फ़ोन उठाकर दीदी ने क्या बोला? बोला कि आना ही मत, क्योंकि हम सब तो घूमने के लिए जा रहे। ये तो मेरे को पता था कि दीदी को मजाक करने की बुरी आदत है, इसलिए मैं फिर भी चेक करने के लिए आ गई। और देख लीजिए आप सब यहीं हैं। ये सब क्या मजाक है पायल दी? कम से कम मैं जब झाड़ू पोछा लगा रही थी तब तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मजाक कर रही हैं। अनीशा ठीक कह रही है मम्मी, मैं भी देख रहा हूँ दिन पर दिन इसके मजाक करने की आदत बढ़ती जा रही है और एक दिन ये तुम्हारी ही मुसीबत का कारण बन जाएगी। 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को कि तू भी अपनी पत्नी की ज़बान बोलने लगा। ऐसी बात है तो ठीक है, अब से मेरी बेटी तुम लोगों के साथ कोई मजाक नहीं करेगी, ठीक है पायल? अब पायल को तो अपनी माँ की बात माननी पड़ती। आखिरकार सिर्फ एक मधु ही तो थी जो पायल की ढाल बने खड़ी रहती थी। पायल अपनी छत पर खड़ी होकर किसी नई शरारत के बारे में सोच रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी भाभी कचरा लेकर घर से बाहर निकल रही है। अनीशा कचरे को अपने घर के नीचे डस्टबिन में डाल देती है। पायल पीछे से जाकर उस डस्टबिन से कचरे की थैली निकालकर अपने पड़ोसियों के दरवाजे के ठीक सामने रख देती है। और 15 मिनट बाद चिल्लाती हुई विमला उसके घर आती है। अपने घर का कचरा अपने घर पर ही नहीं रखा जा रहा है क्या मधु? अब तो हद हो गई। पहले तेरी बेटी आए दिन हम लोगों का मजाक उड़ाती रहती थी, अब तेरी बहू हमारे घर के दरवाजे पर कचरा फेंक कर जा रही है। अरे किसी से गलती से ये भूल हो गई होगी विमला, माफ कर दे, अब से नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, वरना अगली बार मैं पुलिस वालों के साथ आऊंगी। पायल को क्या ही फर्क पड़ता था। विमला के जाते ही पायल जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ दिन बाद अनीशा का बर्थडे था और अनीशा अपने बर्थडे के लिए अपने सब दोस्तों को फ़ोन करके इनवाइट करती है।
बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है भाभी। अब देखिए कैसे मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन में तड़का लगाती हूँ। 8 बजे की पार्टी की टाइमिंग 12 बजे चेंज कर पायल अनीशा के सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर देती है। बर्थडे के दिन पायल तैयार होकर मेहमानों के आने का इंतजार करती रहती है, पर कोई नहीं आता। लगता है सभी ने एक साथ ना आने की सोच ली है। ठंड भी तो इतनी ज़्यादा है ना, एक काम करते हैं अनीशा, हम सब एक साथ में केक कटिंग करके खाना खा लेते हैं। और जो बाकी खाना है उसका क्या करेंगी हितेन? वो तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। इतनी अच्छी कैटरिंग करवाई थी मैंने, इतना अच्छा केक लिया था, सब वेस्ट हो गया। मैं ना एक NGO वाले को जानता हूँ, वो एक्स्ट्रा खाना यहाँ से ले जाएंगे और उन्हें गरीबों में बांट देंगे। तुम अपना मन मत खराब करो, 1 ही घंटा बाकी है तुम्हारा बर्थडे ओवर होने में, हम मिलकर केक कटिंग करके खाना खाते हैं ना। अनीशा को अपने दोस्तों के बिना ही केक कटिंग करनी पड़ती है और केक कटिंग के बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर डिनर कर लेती है। कुछ देर बाद NGO के लोग आकर मेहमानों का खाना ले जाते हैं, सारे वेटर भी वापस चले जाते हैं और फिर बजते हैं 12 और एक एक करके सारे गेस्ट आना शुरू कर देते हैं। पर अब ना तो कटिंग के लिए केक है और ना ही गेस्ट को सर्व करने के लिए डिनर। सभी मेहमानों को ये बड़ा इंसल्टिंग लगता है और सभी अनीशा से रूठ कर वहाँ से चले जाते हैं। अनीशा समझ जाती है कि इसमें भी ज़रूर पायल जी का ही हाथ है। अब भी आप यही कहेंगे कि एक बचपना है मम्मी जी? सभी लोगों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई, मेरे सारे दोस्तों को भूखे ही जाना पड़ा। अरे बहू ये बच्ची है, जाने देना, हो जाता है। अब बर्थडे दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट होता है क्या? हम भी तो तेरे अपने ही हैं। आज परिवार वालों के साथ तूने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, ये भी तो अलग चीज नहीं हो गई है? कोई कुछ भी कहे, मधु तो सुनने वाली थी ही नहीं। पायल बच्ची जो थी उसकी नजरों में, पर इस बार वो खुद उस बच्ची के हाथ चढ़ने वाली थी। एक सुबह अनीशा पायल को कुछ दवाई अलमारी में रखने के लिए देती है और पायल को लगता है कि ये दवाइयाँ अनीशा की है और अपनी मजाक करने की आदत से मजबूर पायल उन दवाइयों को बदलकर वहाँ जमाल गोटी की टैबलेट्स रख देती है। अरे बहू, सुबह जो मैंने तुझे दवाइयाँ रखने के लिए दी थी, ज़रा ला तो, कमर में बहुत तेज़ दर्द उठाया है। और अनीशा वही दवाइयाँ लाकर मतलब कि जमाल गोटी की टैबलेट्स लाकर अपनी सास को दे देती है और उन्हें खाने के बाद मधु की जो हालत होती है वो तो आप समझ ही गए होंगे। हर 2 मिनट में टॉयलेट जाना और वापस सोफे तक आने के पहले फिर से टॉयलेट लौट जाना। पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। 15 मिनट में 6 बार होकर आई हूँ। पता नहीं ऐसा क्या खाया था जो अब तक निकल रहा है। अब क्या हंतड़ियाँ बाहर निकलेंगे? अब बार बार वॉशरूम क्यों जा रही है मम्मी जी? ऐसा क्या खा लिया आपने जो आपकी हालत इतनी बिगड़ गई? तभी कोने में खड़ी पायल जोर जोर से ताली मारकर हंसने लगती है। वो कमर दर्द की टैबलेट्स नहीं थी मम्मी, जमाल गोटा था। ओह गॉड बहुत हंसी आ रही है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मधु पायल को देखती रहती है। तो ये तूने किया था? रुक, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। जाने दीजिए ना मम्मी जी, बच्ची ही तो है। ननद के कपड़े। दिव्या और आकाश की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। दिव्या को ससुराल में एडजस्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। उसकी बड़ी ननद की भी शादी इसी शहर में हुई थी, इसलिए उनका आना जाना भी लगा रहता था। अरे आजा आजा काजल, कैसी है बेटा? बस माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ। दिव्या बहू, नाश्ता तो ले आ, देख काजल आई है। जी माँ जी अभी आई। माँ मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप दोनों से मिलती भी चलूँ और ये भी देती चलूँ। अरे ये क्या है? माँ ये ना मेरे कपड़े हैं, मैंने बस 2-3 बार पहने होंगे, फिर नहीं पहने। हाँ आपको तो पता है मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से नए कपड़े ले लेती हूँ, इसलिए ये सारे कपड़े मेरे पास यूं ही पड़े रहते हैं। दीदी ये लीजिए आपके लिए चाय और नाश्ता। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई दिव्या, ये लो सारे कपड़े, आज से तुम्हारे वे, तुम पहन लेना इन्हें। पर दीदी ये कपड़े तो आपके हैं ना? हाँ मैंने इतने ज़्यादा पहने नहीं है, पर तुम पहन लेना। तुम नए कपड़े लो, इससे अच्छा है कि मेरे ही पहन लो। अरे हाँ सही तो बात है, अगर सारे कपड़े अच्छे हैं तो क्यों नहीं पहनेगी बहू, है ना दिव्या?
वैसे भी तुम दोनों की बॉडी फिटिंग एक ही जैसी है, तो तुझे तो आराम से आ जाएंगे ये कपड़े। जी माँ जी। ये तूने अच्छा किया जो सब ले आई, खामखा दूसरे पैसे क्यों बर्बाद करने हैं। हाँ माँ, वैसे भी दिव्या को तो ये कपड़े आ ही जाएंगे। हाँ हाँ पहन लेगी, तू चिंता मत कर। ऐसे और भी कपड़े हो ना तो ले आया कर, ठीक है। अरे माँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। अरे दिल खोल कर शॉपिंग करना, ठीक है बिटिया। दिव्या उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसे काजल के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ननद और सास को मना करती तो ये भी सही नहीं लगता, इसलिए उसने वो कपड़े रख लिए। देखा कितना अच्छा लग रहा है ये सूट तुझ पर। अच्छा हुआ ना काजल तुझे ये कपड़े दे गई। हाँ हाँ सही है, ये कपड़े अच्छे तो हैं। वैसे भी हम एक परिवार के हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनने में कैसी शर्म। और नहीं तो क्या, इतनी अच्छी तो लग रही है बहू। जी माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि घर में तो चल जाएंगे कपड़े, लेकिन बाहर कहीं जाना हो तो मैं सोच रही थी कुछ साड़ियाँ ले लेती हूँ। अरे रुक जा, मैं एक बार काजल से पूछ लूंगी, उसके पास कई सारी साड़ियां हैं, क्यों पैसे बर्बाद करने हैं। पर माँ जी वो तो दीदी की पसंद की होंगी ना, मैं सोच रही थी मैं कुछ कपड़े अपनी पसंद के ले लूँ। अरे बहू काजल की पसंद बहुत अच्छी है, तुझे उसकी साड़ियाँ पसंद आएगी ही। लेकिन माँ जी मैं ये कह रही थी कि दिव्या क्यों पैसे की बर्बादी करनी है। काजल दीदी के कपड़े की पसंद काफ़ी अच्छी है, तुम्हें उनके सही भी आते हैं और पसंद भी आएंगे। और वैसे भी मैं इतने महंगे कपड़े तुम्हें नहीं दिला सकता हूँ। दीदी के पास तो काफ़ी पैसा है, इसलिए वो ये सब करती रहती है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतने महंगे कपड़े चाहिए भी नहीं, मुझे चलेंगे अगर आप सस्ते से भी दिलवाएंगे तो। अरे अगर तुम्हें इतने महंगे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो मना क्यों कर रही हो। हाँ बहू, और वैसे भी तो काजल कपड़े 3 या 4 बार ही पहनती है, उसके बाद उन्हें हाथ भी नहीं लगाती। इससे अच्छा है कि तू ही पहन ले। चल अब 1 कप चाय बना दे मेरे लिए। जी ठीक है माँ जी। दिव्या ने मन मारकर कपड़े रख तो लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने का कभी उसका मन नहीं करता था। हमेशा से उसे यही लगता था कि ये किसी और के दिए हुए पुराने कपड़े हैं जो उसे पहनने पड़ रहे हैं। अरे दिव्या बहू, इतनी देर से किससे बात कर रही थी तुम। किसी से नहीं माँ जी, मैं बस अपनी माँ से बात कर रही थी। अच्छा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। जी माँ जी सब ठीक है। मैं उनसे ये कह रही थी कि वहाँ मेरे मायके में ना मेरे बहुत सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं। मेरी माँ ने भी मेरे लिए कई सारे नए सूट भी लिए हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं वहाँ से मंगवा लूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है बहू, उन्हें क्या लगेगा कि हम तेरे लिए शादी के बाद कपड़े भी नहीं खरीद सकते। उनसे कह देना कि बिल्कुल नहीं। पर माँ जी वो कपड़े भी तो मेरे ही है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें मंगवा कर पहन लेती हूँ। वैसे भी काजल दीदी के पुराने कपड़े तो मैं पहन रही हूँ, इससे अच्छा है कि खुद के पहनूं। अरे दिव्या बहू, कितनी बार कहा है कि उसके कपड़े पुराने नहीं होते, वो बस 3-4 बार पहनती है। और वैसे भी ये हमारे परिवार की बात है। काजल तेरी ननद है, उसके कपड़े तेरे कपड़े हुए, तू मायके से कपड़े मत मंगवा, ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन माँ जी इसमें बुराई भी तो क्या है। दिव्या ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने मायके वालों से कहो कि मेरे ससुराल वाले मुझे कपड़े लेकर नहीं देते, आप भेज दीजिए। अरे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी ठीक है। और काजल के कपड़े इतने महंगे होते हैं, तुझ पर कितने अच्छे भी लगते हैं। चल अब तू दिल छोटा मत कर और अपनी माँ से मना कर दे कपड़ों के लिए। दिव्या जब भी कोशिश करती तो आकाश और शीला उसे कुछ न कुछ वजह देकर चुप करवा देते। अब दिव्या भी उस बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं करती थी। अरे माँ, चाचा जी का फोन आया था, कल अपने मोहन की सगाई कर रहे हैं, हम सबको बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर तो हम सब चलेंगे। हाँ दिव्या, तुम भी कल अच्छे से तैयार हो ना, वहाँ परिवार के काफी लोग आने वाले हैं। जी ठीक है। तू ना कल वो काजल का गुलाबी रंग का सूट पहन लेना, उसमें ना तू बहुत सुंदर दिखती है। जी ठीक है माँ जी, मैं कल वही पहन लूंगी। आकाश और उसका परिवार अपने चाचा जी के घर आते हैं, जहां उनके परिवार के बाकी सारे लोग भी मौजूद थे। अरे बधाई हो बधाई देवरानी जी, आपके बेटे की सगाई हो रही है। अरे आपको भी बधाई हो जी। आइए आइए बैठिए। आओ दिव्या बहू, तुम भी बैठो। जी चाची जी। अरे दिव्या बहू, बड़ी सुंदर लग रही हो आज तो तुम। थैंक यू बुआ जी। 1 मिनट, ये तो काजल का सूट है ना। हाँ, ये तो वही है, उसने अपनी शादी में पहना था, ये मुझे याद है ना जीजी। हाँ वही है।
दिव्या बहू, तूने काजल से लेकर सूट पहना? क्यों, तेरे पास अपना सूट नहीं है क्या? क्यों आकाश, लगता है अपने बीवी के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस यूं ही एक दूसरे का पहन लेती हैं दीदी और दिव्या। काजल को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो ना पहने किसी के पुराने कपड़े। क्यों जीजी, याद नहीं? वो तो रिंकी का भी कभी कुछ नहीं पहनती थी, कहती थी मैं किसी के पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे वो अपनी बहन के कपड़े नहीं पहनती तो भाभी के क्या पहनेगी, है ना जीजी? चलो अच्छा है, शीला के पैसे बच रहे हैं। क्या शीला? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। अरे अच्छा ही है ना कि तुझे इतनी सीधी बहू मिली है। जरा सोच, ये भी काजल की तरह होती तो, कि हर महीने नए कपड़े चाहिए, उससे तो तेरा तो कल्याण ही हो जाता। क्यों? आजकल की लड़कियां अपने खुद के पुराने कपड़े नहीं पहनती, और ये दिव्या तो अपनी ननद के पुराने कपड़े पहन रही है। तू ना बड़ी भाग्यशाली है शीला। उस फंक्शन में शीला और आकाश के पास कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया था। उन्हें काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी थी दिव्या, जो घर आने के बाद काफी उदास सी हो गई थी। माँ, कहाँ हो तुम? अरे यहीं हूँ बेटा, आजा अंदर आजा। अरे माँ, मैं ना कल मोहन की सगाई में नहीं आ पाई, मुझे एक जगह जाना था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। दीदी लीजिए पानी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे दिव्या, ये लो, अभी मोहन की जल्दी शादी भी होने वाली है ना, उसके लिए मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे सूट और साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये लो रखो तुम। काजल, दिव्या को इन कपड़ों की जरूरत नहीं है, ये तुम अपने पास रखो। मैं दिव्या को मोहन की शादी में नए कपड़े दिलवा दूंगा। अरे पर ये सारे नए नए कपड़े हैं भाई, और महंगे भी है, दूसरे कपड़े क्यों दिलवाने हैं? तो इतने ही अच्छे हैं तो तुम खुद पहन लो, लेकिन आज के बाद दिव्या तुम्हारे दिए हुए कपड़े नहीं पहनेगी। अरे पर आकाश ठीक ही कह रहा है काजल, आज के बाद तुम ये कपड़े कभी मत लाना यहाँ, ठीक है? दिव्या हमारे घर की बहू है और खुद की पसंद के कपड़े लेगी वो, चाहे वो महंगे हो या नहीं, लेकिन अपने ससुराल के कपड़े ही पहनेगी, वो भी खुद के। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, तुझे भी अपने हाथों पर काबू रखना पड़ेगा, हर बार महंगे महंगे कपड़े लेना सही बात नहीं है बेटा। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दिव्या चलो हम अभी मार्केट चलते हैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने। हाँ जा बहू, और अपनी पसंद का ही सब कुछ लेना। हाँ जी माँ जी।